आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। सेब का जो कंट्रीब्यूशन है कश्मीर की मईशत में, उसको ऐसे समझते हैं कि कश्मीर के कस्बा जात में रहने वाले, देहात में रहने वाले जो उसके ग्रोवर है, जो इससे मुंसलिक लोग हैं, जिनके बागात है, हम इसको सिर्फ कन्फाइन करके समझते हैं ऐसा कि ये बस उन तक महदूद है और इसका जो फ़ायदा पहुंचता है इसको ग्रो करने का, वो सिर्फ उन्हीं लोगों तक महदूद है। लेकिन पिछले कई सालों में जब हमने देखा कि जो एप्पल इंडस्ट्री कश्मीर की है, जैसे जैसे वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है पिछले कुछ सालों में, तो जो ये चेन है लोगों की जो इससे मुंसलिक है, उन पे जो असर पड़ा है वो अब आया होना शुरू हो गया है और धीरे धीरे वो बाहर आ रहा है। तो इस सिलसिले में कश्मीर लाइफ के पिछले मैगजीन के शुमारे में एक स्टोरी सेल्फलेस ग्रोवर की हेडलाइन के अंडर हमारे यहाँ के सीनियर सहाफ़ी मसूद हुसैन साहब ने की थी, जो एडिटर इन चीफ भी है। तो कैसे ये सिलसिला शुरू होता है इस ग्रोवर का, कटाई से इस जो बाग की अभी शुरू होती है नवंबर के आसपास, और फाइनली इस प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाना और फाइनली इसको सेल करना। आज जब ये ग्रोवर फेस कर रहा है चैलेंजेस और ये फेस कर रहा है कि उसकी जो रेट है, उसका जो मुनाफा आना चाहिए वो जब बहुत कम आ रहा है, तो कैसे इस पूरी चेन को, जिसमें बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे जुड़े हुए हैं, कैसे उन सबको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जो ग्रोवर है, जिसको हम कश्मीरी में ग्रूस कहते हैं, कैसे ये अपनी सारी अपने फ़ायदे को पीछे रख के कैसे इस पूरी इकॉनमी को, इस चेन को चलाने के लिए कंट्रीब्यूट करना है, वो इस स्टोरी में बेसिकली टच अपॉन हुआ है। मसूद साहब, जब बम्पर क्रॉप है इस साल, बोला जा रहा है बम्पर क्रॉप है, और साथ साथ में बहुत सारे हमने देखा कि कितने खदशात थे रोड को बंद होने के हवाले से, साथ साथ में हमने ये भी देखा कि रेट का जो मामला था, कहा जा रहा था कि डिमांड कम है। तो कैसा हाल है इस साल कश्मीर के एप्पल मार्केट का, अगर हम शुरुआत में पहले ये जानने की कोशिश करें। पिछली कई दहाइयों से इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं, और जो हमारा जो एवरेज प्रोडक्शन रहता है वो 16 लाख मीट्रिक टन के आसपास होता है। लेकिन जब बम्पर की बात हम करेंगे तो हम 23 से 25 लाख टन की बात करते हैं। तो जब ये माल इतना ज़्यादा पैदा होता है, तब इसके लिए मार्केट देखना भी बड़ा ज़रूरी है। हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन पिछले 2-3 साल से जो माहौल रहा पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क में, उसमें कोविड की वजह से एक परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई। वो भी एक वजह हो सकती है कि जैसा हम आजकल सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि इस डिमांड में कमी है, और डिमांड में जब कमी होती है तो एसेंशियली रेट्स डाउन होते हैं। तो जो रेट्स इस वक्त के मतलब पिछले 1-2 महीने से हैं, इसका तो इंडिया पहले ही मिला था कि इस साल मार्केट बहुत बेहतर नहीं रहेगा। जो सेब पक के खुद ही नीचे आ जाता है, तो वो एक बेसिकली एक इंडिकेटर होता है कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसा रहेगा। तो ये पहले ही पता चला था कि मार्केट इस साल बहुत बेहतर नहीं रहेगा, और इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये भी हो सकती है कि जो हमारे कंज्यूमर हैं, उनमें शायद कैपेसिटी उतनी नहीं है इस साल परचेज़ करने की, जैसे बहुत पहले हुआ करती थी। ऐसा भी होता है कि जब आपका माल बहुत ज़्यादा हो, और तो फिर डिमांड वैसे भी मतलब गलत की वजह से कम हो जाती है। ऐसा भी मुमकिन है कि अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हों। मतलब हमारा माल इस साल थोड़ा मौसम बहुत बेहतर रहा, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत माल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही पक गया था, वो भी एक वजह हो सकती है। और इन वर्स्ट केस में ऐसा भी हो सकता है कि शायद दूसरे मेवों के मुकाबले में मतलब प्रायोरिटी जो चॉइस है कंज्यूमर की, वो भी बदल गई होगी। बहुत इंपोर्ट भी हो सकता है। इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन मामला यह है कि जो एवरेज रेट रहा, एवरेज रेट में ज़्यादा मार्जिन फार्मर के नहीं बन जाते हैं। क्योंकि अगर हम देख लेंगे कि अखराजात क्या हैं शुरू से आखिर तक मार्केट से आने तक, वो मेरे हिसाब से 450 के आसपास, जैसा मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, मैं खुद भी ग्रोवर हूँ, तो
ये उसके आसपास रहता है। तो अगर 450 के अलावा कुछ बिकता है तो वो मार्जिन्स बन जाते हैं फार्मर के, अगर नहीं तो फिर मार्केट के जो डिफरेंट फोर्सेस होते हैं वही कंज्यूम कर जाते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि 450 रेट है, ये इस साल रेट यही मिल रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 450 के ऊपर जो भी रेट अगर आएगा तो तब ग्रोवर को फायदा पहुंचता है, तब उसका फायदा मिलता है। तो इस साल रेट कहाँ था जब लास्ट ईयर 1200 भी टच कर रहा था एक बॉक्स, तो इस साल रेट क्या रहा? देखिए, मेरा जो अंदाज़ा था कि इस अब की बार जो हमारा बम्पर क्रॉप रहा, और ये सिर्फ बम्पर क्रॉप ही नहीं था, ये स्क्रैप फ्री माल भी था। तो इस साल शायद पिछले कई बरसों में पहली बार मैंने खुद देखा कि स्केब का जो स्केब थी नहीं पहले, अब जो दूसरे कुछ इश्यूज थे इस साल के क्रॉप में वो भी बहुत मुख्तसर थे। तो बाय एंड लार्ज एक कैटेगरी बी कैटेगरी माल अवेलेबल था। अब आप जो कह रहे हैं कि ये जो 4.5 मतलब मेरा अंदाज़ा ये था जब क्रॉप मैंने देखा इस साल का, तो मुझे लगा था कि फॉर द फर्स्ट टाइम वी शुड बी एबल टू क्रॉस 20,000 करोड़ टर्नओवर, क्योंकि 20 लाख से ज़्यादा ही हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे बाहर की मंडियों में। अब तो पहले आज़ादपुर हुआ करता था मंडी, अब महज आज़ादपुर नहीं है, अब तो छोटे छोटे कस्बों में भी माल डायरेक्टली यहाँ की मंडियों से सप्लाई होता है, जो काफ़ी, जिस पर हम आगे बात कर लेंगे। तो अंदाज़ा यह था कि 20,000 करोड़ क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना हो पाएगा। अगर इस साल 12-13 हज़ार करोड़ भी हो जाते हैं तो बड़ी बात है। तो माल का जो बेसिकली कॉस्ट जब है, जब ये माल बेचने को मंडी में आता है, मैं लोकल मंडी की बात करता हूँ, तब तक इसकी कास्ट 450 रुपये बॉक्स के हिसाब से होती है। तो अगर ग्रोवर का उसके अलावा रेट मिल जाता है तो उसके मार्जिन्स बन जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जो उसके इनपुट कास्ट्स हैं वही वापस आ जाएंगे और उसमें भी डिफॉल्ट होगा। ये मसला है जिस वजह से ग्रोवर परेशान हैं, और पूरी इसका इम्पैक्ट यहाँ की मार्केट पर रहेगा और बहुत सीरियस रहेगा आने वाले दिनों में। जहाँ तक सवाल है यहाँ कश्मीर में, जब हम देखते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, लेकिन बिलखसूस वादी में, कि जब इस सेब की बात आती है तो ये सिर्फ कन्फाइन किया जाता है कि इसका जो फ़ायदा है वो सिर्फ गाँव में, जैसा मैंने कहा कि कस्बा जात में उगाने वाला जो सिर्फ वो फार्मर है जिसको ये ग्रूस चुवाना, ये सिर्फ तमसी फ़ायदे वाता। तो ये जो इंटीग्रेशन पिछले कुछ सालों में हुआ है अर्बन और रूरल का, तो इसमें जो शहर के इलाके हैं, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, वो इस इंडस्ट्री से कितना कमाते हैं और कितने मुंसलिक है और किस किस लेवल? देखिए, ये बहुत मतलब क्या होता है, हमारी एकेडमिया और रिसर्च में कुछ चीज़ें वैसी मिस होती हैं। तो पिछले कम से कम पिछले 7-8 साल में, ज़्यादा नहीं, एक डिकेड तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ एक डिकेड इन वे कह सकते हैं कि मतलब जो तब्दीली आई उसमें ऐसी सिचुएशन हो गई कि बाग तो अपनी जगह वहीं रहे, लेकिन प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई जम्मू कश्मीर में। कश्मीर की बागों में बहुत तब्दीलियाँ आ गई इन 2 सेक्टर्स में। और ये जो 2 सेक्टर हैं बाय एंड लार्ज दोनों अर्बन स्पेसिफिक हैं। मतलब बाग तो अपनी जगह है, ये जो आप इस वन ग्रूस पन्नी जाए तमिस बाग तो पन्नी सह तमें ूट क्लान तमें ूट वालान, मगर ये बाग ब्रोह मसल तो बाग ब्रोह मतलब ूट वालन पत मसल, ये दोनों अर्बन हो गए। तो इसकी वजह से ये मामला, ये जो इंडस्ट्री है सेक्टर है, कम्प्लीटली मतलब इंटीग्रेट हो गई है। अब जितने स्टेक्स प्रोफेशनल को हैं अर्बन सेक्टर से, अर्बन एरियाज से, उससे शायद कम स्टेक्स हैं इसको जो जिसका बाग हो, जिसका माल हो। मामला यह है कि मतलब आप ट्रांसपोर्ट ले लें, आप पहले प्री हार्वेस्ट अगर आप देख लें, पिछले 5-8 साल से 5-6 साल से जो हमने शुरू किया हाई डेंसिटी की तरफ जाना, तो हाई डेंसिटी की जो मैक्सिमम उसमें काम करते हैं, क्योंकि ये सोच का मसला है, इंपोर्ट का मसला है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस का मसला है, क्वारंटीन का मसला है, इसमें एक कैटेगरी साइंस यहाँ का
इन्वॉल्व है, एक कैटेगरी प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं, और वो बागों में पैदा नहीं होते, वो यूनिवर्सिटी में पैदा होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो प्री हार्वेस्ट में हैं वो सब अर्बन स्पेसिफिक हैं, भले ही वो माइग्रेट हुए हों या कुछ भी हो, लेकिन उन सब की प्रेजेंस शहर में है, और जो उनका जो नेट आउटपुट है इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, दैट इज मोर बायस्ड टुवर्ड्स अर्बन स्पेसेस देन द पेरिफेरल स्पेसेस राइट नाउ। अच्छा, अब उसके बाद आप देख लीजिएगा पोस्ट हार्वेस्ट में या इवन ड्यूरिंग प्री हार्वेस्ट में जो आपको मतलब आपके पेस्टिसाइड्स हैं या बहुत सारे केमिकल्स हैं। अब जो ये सफ़र है, हर साल जो हम सफ़र देखते हैं इस गांव के इस ग्रोवर का, जिसको हम कश्मीरी में ग्रूस कहते हैं, इसका जब हम सफ़र देखते हैं ये पहले कटाई से ये बहुत पेनफुल होता है। ये सफ़र जानना बहुत डिटेल में ज़रूरी है। बेसिकली जब हमारे टेबल पे, हमारे प्लेट में आता है ये सेब कट के आता है, जूस बन के आ जाता है, तो शायद हम अपने कोजी एनवायरनमेंट में ये देखते हैं कि शायद ये किसी मशीन का स्विच दे दिया तो वहाँ से सेब आ गया। ऐसी बात नहीं है, एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है। देखिए इस वक्त जब पूरी मंडियों में आप इस वक्त बहुत एक्टिविटी देखेंगे ख़रीदने की, बेचने की, यहाँ रोड का मसला, वो मसला, लेकिन इस वक्त जो ग्रोवर बजाय खुद है वो इन सब चीज़ों को भूल कर इस वक्त बागों में बिजी है। मतलब इस वक्त मौसम ख़राब है, इसका मतलब है कि हर ग्रोवर इस वक्त परेशान है कि कैसे वो प्रूनिंग करे। हालांकि प्रूनिंग जिसको हम कटाई कहते हैं, बेसिकली क्या होता है, कटाई एक बेसिकली ग्रोथ जो होती है, ये पेड़ के वजूद के लिए और अच्छे क्रॉप के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप किस बड़ को परमिट करेंगे ग्रो करना, और आप किस तरफ इस दरख्त को बढ़ने दें, ग्रोथ उसकी देखें। तो उसमें ये बहुत बड़ा टेक्निकल मसला है। इस वक्त मतलब हम कहते हैं कि हार्वेस्टिंग में 1200 रुपये डे लेबर होता है, इस वक्त भी 1000 से ज़्यादा डे लेबर है, लेकिन ये हाईली स्किल्ड लेबर होना ये चाहिए था कि हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो हमें प्रूनिंग के लिए एक स्पेसिफिक डिप्लोमा देना चाहिए था कि मतलब ये बहुत मुश्किल है कि आप एक दरख्त पर चढ़ते हैं और कौन सा बड़ आप, कौन सी टहनी आप काटना चाहेंगे, ये तो मतलब आप और मैं जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए जानना बड़ा जरूरी, और ये कैसे काटा जाता है वो हाईली स्किल्ड है, और ये बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है जिसमें 15 दिन लग जाते हैं। अगर आप इसको प्रून ना करेंगे तो बर्फ आ जाएगा, आपके तो जो ओल्ड ऑर्चर्ड्स हैं वो तो सब बैठ जाएंगे जैसा हुआ, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये जो स्नोफॉल होता है अर्ली होता है, तो उसकी वजह से ये जो आइडियली हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन था कि जब ये पेड़ डॉर्मेंसी में जाता है, मतलब डॉर्मेंसी शुरू होती है जब ये इसके पत्ते गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो उसके बाद जो डॉर्मेंसी में जाता है, तो डॉर्मेंसी के दौरान ही इसकी वो कटाई होती थी। लेकिन अब ये जो अर्ली स्नोफॉल क्लाइमेटिक चेंज की वजह से नई डिक्टेशन आ गई है, अब उसमें मजबूरी बन गई है कि थोड़ा सा पेड़ को हल्का कर लें, और ऐसा भी बहुत सारे ग्रोवर करते हैं कि वो डेलिब्रेटली किसी तरह से ये जो इसके पत्ते हैं वो नीचे गिराते हैं ताकि इस पर ये जो बर्फ़ का वज़न उतना ना हो कि ये पेड़ ही ख़त्म हो जाए। मेरा इसमें एक सवाल ये है कि अब जब ऑलरेडी ग्रोवर ने इस साल खुद की कमाई उसकी कम हो गई, जैसा आपने कहा कि जो उसका इन्वेस्टमेंट था वही वापस आएगा, हो सकता है ये भी हो सकता है कि वो भी कहीं कहीं वापस ना आया हो पूरा, तो वो फिर से आज बागात में अपने बागों में फिर गए हैं, एक प्रोसेस फिर से शुरू किया है, जबकि फ्यूचर का पता नहीं कि अगले साल क्या होगा। बट इस पूरी चेन को चलाने के लिए, जिसमें हमने कहा कि शहरी लोग भी जुड़े हुए हैं, तो इस टाइम पे वो प्रूनिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। और मतलब अगर आपको सिंपल टर्म्स में ये समझना है कि एक ग्रोवर के लिए बाग क्या होता है, एक ग्रोवर के लिए गाय क्या होती है, तो मैं सिंपल टर्म्स में कह दूं कि चाहे गाय हो, दूध देने वाली गाय हो, या बाघ हो, या बेटा हो या बेटी हो, इन सब में फ़र्क नहीं होता। इसलिए बेटा कितना भी लागर हो, बेटा कितना वो कश्मीरी में कहते हैं ना रफ्ता बई, हाँ, कितना हो, वो कुछ कमा के ना लाए, लेकिन उसको आप खाने से खाना खिलाने से, रोटी तो खिलानी है, तो ये जो एक्सरसाइज इस वक्त हो रही है ये बिल्कुल वही हो रहा है। तो इसका आमदनी और खर्च ये चीज़ें कंसिडर नहीं होती। दिस इज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इन विच पेरिफेरल कश्मीर लिव्स। इसके बाद जब ये कटाई का प्रोसेस कंप्लीट होता है, फिर डॉर्मेंसी का जो पीरियड आता है विंटर का, जहाँ बर्फ़बारी भी होती है, तो
फिर जो हम देखते हैं कि टिलिंग का प्रोसेस, गुड़ाई का जो प्रोसेस होता है, जैसे वो उसमें क्या होता है, थोड़ा लक्ष्य और कौन कौन उसमें, मैं बेसिकली जानना चाहता हूं कि उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, मतलब इस ग्रोवर को छोड़ के और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, इस लेबर कहाँ का है, कौन से लोग। देखिए क्या होता है जब बेसिकली डॉर्मेंसी पेड़ की हो या रीछ की हो, आई मीन बेयर वाइल्ड लाइफ, तो ये डॉर्मेंसी जो फरवरी की रोशनी की किरणें होती हैं ये उससे बेदार होते हैं। जब थोड़ी सी टेम्परेचर में इजाफा होता है तो इनको तब क्या होता है बेसिकली ये जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, इनका बेसिकली खाना पीना जो होता है वो फोटोसिंथेसिस से होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस जब तक शुरू हो जाए तब तक जो भी ये इस्तेमाल करते हैं अपने लिए ग़िज़ा, वो तो ज़मीन से आता है, इनके रूट से आता है। तो इनके रूट्स को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें थोड़ा ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा उनको आसान करने के लिए, जब कोई बीमार होता है ना उसको हम देते हैं सूप वगैरह, तो इसी तरह ये भी पेड़ का मामला होता है। उसमें आपको फर्टिलाइज़र चाहिए, पूरा फर्टिलाइज़र जो आता है वो तो आपको पता ही है उसकी चेन क्या है। तो उसमें फर्टिलाइज़र होता है, पहले मैन्योर जो हम घर में, मतलब ये जो फर्टिलाइज़र देने वाले हैं वो भी इससे कमाते हैं, वो भी सब कमाते हैं। ये तो सब वो शुरुआत तो मतलब मीटर जो इसका है ग्रोवर का, वो बिल्कुल फर्टिलाइज़र से शुरू होता है। इनफैक्ट फर्टिलाइज़र और पहली मतलब उसको कहते हैं वो ये एग्रीकल्चर ऑयल, उसमें बेसिकली क्या होता है बहुत सारे कीड़े मकोड़े सब माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज़ वो भी डॉर्मेंसी में चले जाते हैं पेड़ के साथ, और जब पेड़ जागता है वो भी जागते हैं। तो उनके नुकसान से बचाने के लिए बहुत सारी कुछ डिजीज़ हैं, तो उनके लिए मोटर स्पिरिट ऑयल किया जाता है, मतलब एग्रीकल्चर ऑयल। तो शुरुआत मीटर तो वहीं से शुरू होता है। तो ये जो उसको कश्मीर में गुड़ाई कहते हैं, वो भी थोड़ा उसमें लक्ष्यरी होती है कि थोड़ा जो इसका रूट्स के आसपास एक सर्कल बन जाता है, तो उसमें थोड़ा सा हल्की सी टिलिंग होती है ताकि थोड़ा पानी भी आ जाए आराम से, अगर पानी ज़्यादा नीचे हो तो खुश्क भी हो जाए। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जैसा आपने बताया कि इससे इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है जो ये गुड़ाई का प्रोसेस है। इसके बाद जब हम स्प्रेइंग का प्रोसेस देखते हैं जिसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्प्रेज होते हैं, तो एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्प्रेइंग में क्या प्रोसीजर है, मतलब कैसे प्रोसेस होता है, कितने स्प्रेज होते हैं। साथ साथ में आप मुझे इस चीज़ का भी अगर जवाब दे दे, हमको अंडरस्टैंड करने में मदद करें कि इसका जो वर्कफोर्स है, इससे जुड़े हुए लोग हैं, वो प्राइमरीली कौन होते हैं। देखिए ये जो स्प्रेइंग का मसला है, स्प्रेइंग एसेंशियली इसलिए की जाती है कि आप अपने मेवे को बचाएं मुख्तलिफ डिजीज़ से, जो फंगल भी हो सकती हैं, बैक्टीरियल भी हो सकती हैं, तो कुछ माइक्रोस्कोपिक वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट्स भी हो सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट जैसा मौसम हो, इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड, मतलब लिंक टू वेदर। तो पहले क्या हुआ करता था, पहले जब मैं खुद जब बच्चा था तो हम वो उसको हम कहते थे मशीन, तो उसकी पैडलिंग होती थी ना, पहले पाँव से खींचना पड़ता था कि वो खींचे। अब वो ज़माना नहीं रहा, वो बदल गया। अब तो हम बहुत ही हाई पावर मोटर्स यूज़ करते हैं इसके लिए, और मुझे लगता है कि 2-3 साल में आप ये भी देखेंगे, आप ड्रोन्स का इस्तेमाल देखेंगे, क्योंकि जो हाई डेंसिटी हमारे ऑर्चर्ड्स हैं उनको ये सूट नहीं करता, उसमें फाग की ज़रूरत होती है। तो फाग सिर्फ आप तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए, ना कि नीचे की ऊपर की तरफ। तो ये जो पूरी इसका जो मैकेनाइजेशन है, मैकेनाइजेशन प्रोसेस, वो पेस्टिसाइड प्रोसेस, ये इसके 2 एलिमेंट्स हैं और दोनों अर्बन स्पेसिफिक हैं। मतलब मैं बात कर रहा था जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा पेस्टिसाइड बनाने और बेचने वाला, तो उसका कहना है कि कम से कम 600-650 करोड़ का सिर्फ पेस्टिसाइड यूज़ होता है। और उसके साथ एक मोटर, अगर आप कुछ घर तो हैं जहाँ ऐसे भी बाग वाले हैं जहाँ 4-4 मोटर चलते हैं, तो एक मोटर की कीमत वैसे भी 50-60 इसी 1 लाख रुपए पर भी जाता है, पावर पे जाता है। तो इसके जो दोनों एलिमेंट हैं दोनों अर्बन स्पेसिफिक हैं। मतलब ये जो दवाइयाँ बनती हैं, दवाइयाँ बागों में नहीं बनती हैं, वो तो रंगरेट में बनती होंगी, वो तो जम्मू के इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में बड़ी ब्राह्मणा में बनती होंगी, वहाँ तो सबसे बड़ा क्लस्टर है हमारा एग्रीकल्चर केमिकल्स का।
तो क्योंकि पूरे मुल्क में एग्रीकल्चरल केमिकल्स जो हैं, पेस्टिसाइड वगैरह, उनकी वो नेगेटिव लिस्ट में है। हमने इन्वेस्टमेंट के लिए उसको थोड़ा पॉजिटिव लिस्ट में बनाया था, एक क्लस्टर बन गया है। तो मेरे कहने, और जो मशीनें और जो ये इसका जो मैकेनिकल पार्ट होता है, वो तो बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें हैं पूरी दुनिया की। यहाँ की कोई कंपनी तो बना नहीं पाई अभी, बना नहीं सकती, क्योंकि उसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल की ज़रूरत है। तो बड़ी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं। वही है कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी ये समझना है कि जब हम इस कश्मीरी ग्रोवर की बात करते हैं तो इसका जो ये सेब का प्रोसेस है, इसको मार्केट तक लाने का प्रोसेस है, उसमें इन सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, चाहे वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से हो, जैसा हमने बात की, कि चाहे वो मैकेनिकल इंडस्ट्री से हो जहाँ ये मशीनें बनती हैं। इसके बाद जब हार्वेस्टिंग की बात आती है, जब ये सेब की तैयार हो जाता है पेड़ पे, जब हार्वेस्टिंग की बात आती है तो जो लेबर है यहाँ कश्मीर में, हमने देखा है कि अक्सर जो नेबरिंग स्टेट्स है वहाँ से लेबर बहुत ज़्यादा आता है, हर एक सेक्टर के लिए आता है। तो ये लेबर कहाँ का है और वो कितना डिपेंडेंट है हमारे इस सेब को हार्वेस्ट करने पर? ये मैं मतलब आई एम सॉरी फॉर दैट, आई कुड हैव मुझे पहले ही बताना चाहिए था। बेसिकली जो इंटीग्रेशन कश्मीर के हार्टिकल्चर सेक्टर की है, वो महज रूरल अर्बन कश्मीर की नहीं है जी, वो पूरी मुल्क की है जी। इसमें अर्बन स्पेसेस से कश्मीर से लोग हैं, जम्मू से लोग हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारा इसका जो ह्यूमन रिसोर्स एलिमेंट है, इट इज़ लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी। मतलब ये मतलब ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट मैं आपको बता दूँ, मतलब ये जब ये ग्रोवर बहुत मेहनत करता है, लेकिन जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तब ये अपनी ही क्रॉप को मतलब इतना तंग आता है, बददुआ देता है। शायद वही बददुआ कबूल हो जाए, होगी कि इस साल रेट डाउन हो गया, क्योंकि आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है। यू हैव टू मैनेज इट्स हार्वेस्टिंग, एप्पल पिकिंग होनी चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम तक, उसके बाद ये खुद ही गिरेगा। हालांकि गिरना मतलब जो सिलसिला है बहुत पहले से शुरू होता है, लेकिन अगर आप इसको एक पर्टिकुलर टाइम तक हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो खुद गिर जाएगा। तो ये जो डेडलाइन होती है ग्रोवर को, ये बड़ी पेनफुल होती है, और इसी वजह से क्या होता है कि हमारे रेट जो डे लेबर का बन जाता है बहुत ही मैसिव हो जाता है। 1200 तो वैसे रूटीन में लोग लेते हैं, 1200 रुपये पर डे मैंने खुद दिया है। और ये सिर्फ 1200 मतलब इन टर्म्स ऑफ कैश है, और बाकी इसमें देखिए सिचुएशन क्या है कि मतलब अनलाइक श्रीनगर, इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स है जो इसमें काम करता है, स्पेशली एक तो अपना है जो अपना मतलब ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें घर का हर फर्द चाहे बच्चा भी हो वो भी काम करता है। ही आल्सो कंट्रीब्यूट्स। सुबह बाग मालिक को बिल्कुल सुबह जाना होता है गाड़ी लेकर, वहाँ से लोग लाने होते हैं, फिर दिन का उनका जो खाने पीने का इंतज़ाम होगा वो करना होता है जो शहर में नहीं है। तो उसके बाद शाम को उनको बराबर गाड़ी में ड्रॉप करना पड़ता है। तो ये 1200 पे नहीं रहता है। लेकिन ग्रोवर का मसला ये होता है कि किसी तरह से ये सेब आ जाए, कहाँ से, दरख्त से नीचे आ जाए, फिर बाकी प्रोसेस बाद की बात है, पहले तो हार्वेस्टिंग हो जाए। और उस हार्वेस्टिंग में भी मतलब एक नई तब्दीली आई है काफ़ी टाइम से। हम विकर वर्क यूज़ करते थे इसमें, तो अब वो विकर वर्क का मसला नहीं रहा, क्योंकि वो मतलब अगर हम चाहें भी कि हमारे कश्मीर के बागों में जितना सेब हम पिक करते हैं उनमें विकर वर्क यूज़ करें, विकर वर्क का जो बास्केट बन जाता है तो वो हैवी होता है। तो इसके बजाय क्या हुआ, प्लास्टिक इस्तेमाल होने लगा। अब तो क्रेट्स होते हैं जिसमें आप सब्जी देखते हैं, और आपको ये सुन के बहुत ताज्जुब होगा कि ये जो क्रेट है इसकी कीमत मेरे हिसाब से 70 से 80 रुपये के आसपास है, प्रोडक्शन कास्ट और थोड़ा मार्केटिंग भी। लेकिन इस साल ये 180 और 200 रुपये एक क्रेट के हिसाब से बिका। और आइडियली ये होना चाहिए था कि क्रेट जो बनता है कम से कम इसकी उम्र ये 2-3 साल तक चलता है, लेकिन जब तक हार्वेस्ट होता है तब तक इसके परखच्चे उड़ जाते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि क्रेट्स बनते हैं, ये मेनली कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये पंजाब में भी प्रोड्यूस होते हैं,
ये जम्मू में भी प्रोड्यूस होते हैं और हमारे यहाँ कश्मीर में 2 कंपनीज हैं जो प्लास्टिक चीज़ें बनाती हैं। एक और इंडस्ट्री जो सेब से ही, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाए, इसी पे डिपेंडेंट है और इससे ही बहुत सारा पैसा कमा रही है। इसके बाद जब ग्रेडिंग और की बात आती है, उसका जो ग्रेड करना होता है कि एप्पल किस कैटेगरी का है, तो उसका जो लेबर होता है वो भी लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव, देखिए जब ये हम एप्पल पिक करके ढेर में लगा देते हैं तो उसके बाद ये ग्रोवर का फैसला कि क्या वो ग्रेड करके, उसके पास 2 ऑप्शंस वहाँ होती हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि इसकी ग्रेडिंग करो, पैकिंग करो और मंडी में भेज दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि इस वक्त मतलब ज़्यादा माल जा रहा है मंडियों में, तो मैं क्यों भेजूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे यहाँ कोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज का जो चेन है उस पे हम आएंगे, उसमें वहाँ कर लूँगा। तो उसको अगर उसने फैसला उस वक्त ये किया कि मैं जी डायरेक्टली भेज दूँ, तो ग्रेडिंग का बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि ग्रेडिंग एक बहुत डिफ़िकल्ट इशू है। आपको आँख से देखना है, अपनी आँखों से आपको फील करना है अपने हाथों से कि ये जो ग्रेड है ये कौन सा ग्रेड है। पहले तो देखना है कि इसमें कोई सिकेब का दाग नहीं है, तो फिर ये सी ग्रेड ऑटोमेटिकली हो गया। उसके बाद आपको साइज़ देखना है, ये किस साइज में, क्योंकि एक पेटी जो होती है, एप्पल का बॉक्स होता है, वो 4 लेयर का भी हो सकता है, 5 लेयर का भी हो सकता है, इन एक्सट्रीम केसेस 6 लेयर का भी हो सकता है अगर छोटा माल हो तो ये वो ग्रेडर है जिसको ये फैसला करना होता है। तो फिर इसके बाद ग्रेड आपने किया, लेकिन इसका जो ग्रेडिंग का जो ये जो एप्पल होता है, इस वाला ये जब हम प्लग इसको करते हैं, इसके साथ लोट क्या है, लोट इज द ओनली कनेक्शन बिटवीन द मतलब माहौल और सेब के बीच में। इट इज अ बैरियर बट इट इज द कनेक्शन एज वेल। तो अगर आप अगर आपने इसका जो वो टहनी रहती है उसको लोट यूज, अगर आपने वो नहीं किया तो आपका सेब 5-7 दिन में खराब हो जाएगा। अब मसला ये हो जाता है कि जब ये टेल समेत आ गया आपके ढेर में, तो अब ये देखना है, ये आपको प्रॉब्लम करेगा इसमें पैकेजिंग में। तो उसको आपको एक छोटा सा कटर आता है, जैसे नेल कटर आता है, तो आप उसको ये एक पर्टिकुलर साइज के हिसाब से काटता है ताकि इसमें थोड़ा सा कुछ रहे, ताकि इसमें राट ना हो। तो ये ग्रेडर का मसला बन जाता है। तो ग्रेडर भी वेरी हाईली स्किल्ड, वही मैं आपसे जानने था। तो उनका जो डेली उनका जो मतलब उनको जो पे किया जाता है वो कहाँ तक रहता है? देखिए उसमें अगर आप कैश की बात कर लें तो 800 रुपये से कम कोई ग्रेडर कोई पैकर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ 800 रुपये होता तो ठीक होता, लेकिन 800 के साथ मतलब आप उसको खाना पीना। इसके बाद जब पैकेजिंग की बात आती है, हमने यहाँ देखते हैं बराई वाले, इसमें कश्मीरी में कहते हैं बराई वाले जी, ये एसेंशियली कश्मीरी, ये बेसिकली ये सिकल हमारे भी कश्मीर का ही है जी। वो हाई सिकल नहीं है लेकिन सिकल है। इसमें बराई में महज इतना नहीं कि आपको प्रॉपर ग्रेड के हिसाब से चलना होगा, महज इतना ही नहीं, इसमें और भी ज़रूरत है। पहले ये कि आप किस में भर लेंगे। मैं आपसे वही पूछने वाला था कि एक हमारे यहाँ जो वुडन बॉक्सेस ट्रेडिशनली हुआ करते थे, एक तो फिर उनकी इंडस्ट्री भी, और साथ साथ में जो अब कार्डबोर्ड्स हुए हैं, जो गत्ते के डब्बे जिनको हम कहते हैं। देखिए आइडियली आपको क्या चाहिए, आइडियली आपकी ज़रूरत है मिनिमम 13 करोड़ बॉक्सेस, और 13 करोड़ बॉक्स कोई छोटी बात नहीं होती है। ट्रेडिशनली क्या होता था कि हमारे जो पॉपुलर्स हैं, पॉपुलर्स में जिसको सफ़ेदे कहते हैं ना जी फ्रेश, तो इस पर पूरी एप्पल इंडस्ट्री का डायरेक्ट लिंकेज था। लेकिन काफ़ी टाइम से कुछ मसले इसमें आ गए कि हमारे यहाँ जो प्लाईबोर्ड का सेक्टर है, प्लाईबोर्ड का रॉ मटेरियल भी सफ़ेदे से आता है, तो अब इसमें एक टकराव सा रहता है। और दूसरी बात ये कि ये जो वुडन पेटी है ये बहुत एक्सपेंसिव भी हो गई और हैवी भी हो गई। इसमें 18 किलो जाते हैं जी। तो आइडियली कार्डबोर्ड में 15 किलो या 12 किलो जाते हैं जी।
अगर शोपियान का सेब हो तो 18 किलो आप पेटी देख सकते हैं, अगर नॉर्थ कश्मीर से हो तो 16-17 से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा हैवी होता है शोपियान साउथ कश्मीर वाला। तो जब हम बात करते हैं 13 करोड़ या 15 करोड़, 13 से 15 करोड़ बॉक्सेस की ज़रूरत है आपको हर साल। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि पिछले साल ये लकड़ी का बॉक्स था वो आपको 90-95 मिलता था, इस साल 130 भी गया, इस साल 130 गया, 130 रुपए। और जो हमने पिछले 3-4 साल से कोशिश की कि कार्डबोर्ड बॉक्स को हम किसी तरह से इंट्रोड्यूस कर लें, तो कार्डबोर्ड बॉक्स की अब पूरी इंडस्ट्री बन गई है। मतलब मेरा जो अंदाज़ा है इस वक्त जो हमारी पैकेजिंग इंडस्ट्री है उसमें कार्डबोर्ड सेक्टर जो एप्पल में सिर्फ जाता है वो 450 करोड़ के आसपास है। वो इस वक्त की जो पेटी है इसकी इस कार्डबोर्ड की वो 55-53 रुपए से शुरू होती है जी। तो ये 60 पे भी जा सकती है, और अगर इसमें आप ट्रेज यूज़ करेंगे तो ये 70 भी जा सकती है। तो मेरा जो अंदाज़ा है, मेरा जो कैलकुलेशन है वो 450 करोड़ के आसपास महज ये, और ये कार्डबोर्ड बॉक्स का, और कार्डबोर्ड बॉक्स की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। अब कश्मीर में भी बहुत सारा काम हो रहा है, आप किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेट में जाएं कार्डबोर्ड बॉक्सेस बन जाते हैं, साल के मैक्सिमम साल बनते रहते हैं। तो और इसके अलावा जम्मू से हम इंपोर्ट करते हैं बहुत सारा। तो ये एक बहुत बड़ा नया सेक्टर बन गया जो पहले नहीं था। अब हम ये कहेंगे कि क्या वाकई इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से जो वुडन बॉक्स वाला सेक्टर है वो बैठ गया। वुडन बॉक्स वाला सेक्टर हमारे यहाँ साउथ कश्मीर में अगर हम देख लें, क्योंकि मैक्सिमम वहाँ उस इलाके में होता था, जो खड़वनी के आसपास जो पूरा क्लस्टर था वो सब मैक्सिमम तो यही करता था, यही काम करते। लेकिन अभी तक दे हैव नॉट गिवन अप एंड दे आर नॉट आउट ऑफ बिजनेस। जो इस वक्त भी पेटी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडिशनल जो ये ग्रोवर्स हैं वो अभी दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ कार्डबोर्ड बॉक्स, दे स्टिल यूज लकड़ी का। और लकड़ी का इस वक्त जो बॉक्सेस हैं उसका जो मेरा मतलब अंदाजा है, कैलकुलेशन है, 500 करोड़ से 550 करोड़ तक के आसपास का उसका सेक्टर है। अब सिर्फ इतना नहीं है, मतलब तमाशा ये है कि अब आपने बॉक्स तो लाया, अब बॉक्स में भरना भी है। जी मैं वही आ रहा था कि बॉक्स में सेब तो जाता ही है, लेकिन सेब के साथ साथ और कौन सी चीजें जाती हैं, और वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, और उसमें कौन से लोग इसमें देखिए मसला क्या होता है। मामला ये होता है कि जब पैकेजिंग की आप करते हैं, मैं ट्रेडिशनल पैकेजिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम ऑटोमेटिक लाइन्स की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये जो ट्रेडिशनल वाला मसला है उसमें मामले ये हैं कि मकसद क्या है। मकसद है कि अच्छा लगे, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो एक सेब है दूसरे सेब से अलग रहे। तो उसके लिए क्या होता है, कोई मतलब इसको दाग ना लगे, प्रेशर में ये जख्मी ना हो जाए जी। तो उसमें क्या होता है, पहले हम यूज़ करते हैं इसको थोड़ा सॉफ्ट रखने के लिए, इसमें इस्तेमाल होता है पैडी स्ट्रा या तो घास इसका मतलब कम से कम एक पेटी में मिनिमम 1 किलो घास गसान एक पेट में। जो पहले हुआ करता था, जब हमारे यहाँ दान हुआ करती थी, तब जब ये घास की दान की कटाई के वक्त ये जो वो घासलो हुआ करता था, मैं आज बहुत परेशान हूँ, वो घासलो है ही नहीं कहीं। घास गिड़ सासन उसमें 6 लय हुआ करते थे, लेकिन आज जो मतलब उसका एक वो बहुत खूबसूरत चीज़ हुआ लगती थी क्या जो उसमें ये छमनस बड़ा आसान गसा। ठीक है, अब मैकेनाइजेशन की वजह से शायद हो जाए, साउथ कश्मीर में मैक्सिमम तो एग्रीकल्चर मतलब दान रही नहीं, अब तो वहाँ हॉर्टिकल्चर है। अब इसकी डिपेंडेंस बढ़ गई है हमारे घास के लिए, पैडी स्ट्रा के लिए। अब वो सोर्स होता है या तो बड़गाम से होता है जी, या बांडीपोरा से होता है, या पार्ट्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर से होता है जहाँ। और आपको ये सुनकर तज्जुब होगा कि ये जो घासलो मैं जानता हूँ, वो घासलो आजकल कश्मीर में अवेलेबल नहीं है। अब वो छोटा हो गया है और उसकी मतलब वो इतना बदसूरत लग रहा है। मुझे लगता है, मेरा अंदाज़ा है कि ये जो धान की कटाई है ये अब शायद कश्मीरी नहीं करते हैं, और नहीं वो इसको बांधते हैं बनाते हैं जैसे बांधा जाता क्योंकि बहुत ही लूज होता है और वो बहुत छोटा सा हो जाता है। आजकल गिड़ घास
कश्मीर, शोपियान और अनंतनाग इलाके में 30 से 35 रुपए में बिकती है। 30 से 35 रुपए, सिर्फ एक गिर्द, उसमें 6 लोई होते हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ जी। और एक तो वो बात होगी, और तो ये तो लेयर्स में होता है। आपने एक लेयर डाल दी, उसके बाद दूसरी लेयर आ गई, और दो के बीच में घास का एक लेयर आ गया, ताकि ये दूसरे को टच नहीं किए। फिर जब लेयर में जो लाइनें होती हैं और लाइनें में जो 3 लाइनें होती हैं, तो उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अखबार। हम यूज्ड अखबार इस्तेमाल करते हैं। तो यूज्ड अखबार मतलब मैं तो क्वांटिफाई नहीं कर पाऊंगा कितना एक पेटी में जाता होगा, लेकिन 1 किलो ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेटियों में 1 किलो तो लगता है, या 6 पेटियों में मैक्सिमम 10 पेटी लगा सकते हैं। तो यूजुअली जो मुल्क में सबसे बड़े पढ़े जाने वाले अखबार हैं, जो हम वैसे भी पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हम उनका बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। अगर पढ़ने के इस्तेमाल में नहीं आते हैं तो कम से कम। ये तमाशा है जो मैं खुद सोच रहा था, आजकल इस वक्त साउथ कश्मीर में 1 किलो रदी कागज, जो एसेंशियली ब्रॉडशीट न्यूज़पेपर होता है, वो 40 से 45 रुपए पर किलोग्राम, और 50 रुपए भी जाता है 1 किलोग्राम। अच्छा, फिर मैं बड़ा इंटरेस्ट इसमें हो गया कि ये अगर हम इस कागज़ को इस्तेमाल करें, ये कागज़ तो बेसिकली यूज्ड मटेरियल है। इसको ये तो बेसिकली न्यूज़ प्रिंट होता है। न्यूज़ प्रिंट में फिर अखबार छपते हैं, अखबार पढ़ते हैं, बाद में लोग बेचते हैं। अब मैंने सोचा न्यूज़ प्रिंट किस कीमत की है, तो आजकल जो मार्केट रेट है न्यूज़ प्रिंट की, वो 80 रुपीज़ है। 80 रुपीज़ है, और ये यूज्ड जो है ये फिर भी 40-50 रुपए बिकता है। और श्रीनगर में आप एक पूरा मार्केट है जो ये काम करता है, जो बरार नंबल के आसपास यूज्ड न्यूज़पेपर्स, तो बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें करोड़ों का पैसा है। सेब में उतना पैसा शायद नहीं हो जो कागज़ में है। और आप बेचते कैसे हैं? जब अपने घर से बेचते हैं, अगर 8 रुपये आपको पर किलो दे देगा वो जो ये खरीदता है, जो रेडी पे आते हैं, तो आप तो खुश हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त ये 40, 45, 50 रुपए बिकता है। जब हम घास की बात कर रहे थे अभी, तो इसमें फिर ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक जो लोग हैं, जो इसको नॉर्थ कश्मीर से या बडगाम से साउथ कश्मीर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इसी से होता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, इंटरेस्टिंग भी है, डाइवर्स, बट इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है, हर बाग में गाड़ी नहीं जा सकती। तो सबसे पहला जो ट्रांसपोर्टेशन शुरू होता है, ये पहले मैनुअल या सेमी मैकेनिकल होता है। अब हमारे यहाँ वो एक टायर पे आता है, वो रेडर टाइप का, जिसमें आप पीछे से धक्का देते हैं, वो 5-6 पेटी उठा लेता है। तो मेरे हिसाब से बाग से ग्रेडिंग सेंटर, जो अपने हमारे यूजुअली कोर्टयार्ड होते हैं, या हमारे छोटे छोटे स्टोर अपने घरों में होते हैं, तो वहाँ तक पहुँचाने का जो खर्चा रहता है इसका 10 रुपये होता है मिनिमम पर बॉक्स। अब वो फैमिली वाले करें, लेबर करें मार्केट का, या लोकल लेबर करें, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये तो खारिज होना ही होना है। उसके बाद दूसरी चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन का, वो होता है पैक कर दिया या पैक नहीं किया, आपको फिर भी मंडी या स्टोर तक पहुंचाना है, लोकल मंडी तक। बाय एन एवरेज 1 पेटी का कास्ट ग्रोवर के घर से मंडी तक 30 रुपये है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक हमने अभी तक समझा कि कौन कौन से प्रोसेसेस, कटाई के बाद प्रूनिंग, फिर स्प्रेइंग, उसके बाद जब ग्रेडिंग होती, हार्वेस्टिंग होती है, फिर हमने ग्रेडिंग की बात की, और फाइनली पैकेजिंग। अभी तक जो ये ग्रोवर है, ये अभी तक सिर्फ सेब पे इन्वेस्ट करता है। ये सारे प्रोसेसेस जो है, इसमें एक ग्रोवर सेल्फलेसली, ये जैसा हमने बात की कि ये उसको मालूम नहीं होता है कि जब वो फाइनली इसको सेल करने जाएगा, इसको बेचने जाएगा, तो उसका ये पैसा जो लगा है ये वापस आएगा भी कि नहीं। इसके बाद जो ये सेब है, इसका सफ़र मंडियों तक पहुंचता है, और मंडियों में क्या कुछ होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। मसूद साहब, हमको बताइए, जब ये अब मंडी में पहुंचता है, जब ये ट्रांसपोर्ट होके मंडी में फाइनली पहुंच जाता है, तो वहाँ पे भी क्या खर्चे इस ग्रोवर को पहले देने पड़ते हैं, और फिर फाइनली क्या सिस्टम है सेल का? देखिए इससे मुझे लगता है कि इसका एक दूसरा ऑप्शन हमने छोड़ दिया जी। वो हो गया
अगर ग्रोवर ने ये फैसला कर लिया कि मुझे नहीं माल बेचना बाहर, जी, मुझे फिलहाल रिटेन करना है, जब तक मार्केट में जो गलत है, एक्सेसिव सप्लाईज की वजह से डिमांड में जो फर्क पड़ता है, मैं उससे थोड़ा बच जाऊंगा। ही वांट्स टू हेज द रिस्क। तो वो कैसे करता है? अगर आप परमिट करेंगे। जी जी, आप बेशक, मैं कोल्ड स्टोरेज पे बाद में आना चाहता था, लेकिन आप हमको ये बताइए कि कोल्ड स्टोरेज का जो मैकेनिज्म है और जो कह रहे हैं कि इससे बचने के लिए ग्रोवर इस रिस्क से बचने के लिए वो क्या कुछ करता है, और वहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो कैसी है, और कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है? देखिए, वहाँ पे ग्रोवर को क्या देना पड़ता है, उसके क्या खर्चात? ये हमारी पोस्ट हार्वेस्ट जो है इसमें आता है। और यकीन मानिए एक ज़माने में ये तो शायद महज ख्वाब लग रहा था कि हम कर पाएंगे, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि इसमें अभी तक जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने अभी तक 1700 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट इसमें किया है। कोल्ड स्टोरेज में कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज में। तो इनफैक्ट ये जिसने CAS की टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, डिस्कवर की, या मतलब इवाल्व की, वही शख्स, उसी शख्स ने कश्मीर का पहला CAS स्टोर बनाया। ये शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन खैर मामला यह है कि 1700 करोड़ के खर्चे पर हमने अभी तक 2.5 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी जनरेट की है। मोस्टली ये लस्सीपुरा में है, पुलवामा में, और इसके अलावा सोपोर में कुछ थोड़ा सा शुरू हो गया, और अनंतनाग में भी थोड़ा सा शुरू हो गया, अशवल बेल्ट में, और शोपियान में अच्छा क्लस्टर इवॉल्व हो गया है। और इस क्लस्टर में जो पहले एट द आउटसेट वी वर टॉकिंग अबाउट, यू एक्चुअली रेफर्ड कि मोस्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड बिजनेस इन श्रीनगर। मतलब ये शहर की ही इन्वेस्टमेंट है, और शहर पार्ट ऑफ इट, नॉट एसेंशियली एवरीथिंग, बट पार्ट ऑफ इट, कंट्रीब्यूशन है, पार्टनरशिप मुंसलिक है, और उसमें बहुत सारे जो लोग काम करते हैं वो मतलब मैनेजरियल स्टाफ्स होते हैं, वो हाईली स्किल्ड होता है। इसको कैसे करना है, उसमें साइंस की जरूरत होती है, इंजीनियर्स की जरूरत होती है, तो वो सब मोस्टली मतलब इट्स अ मिक्स, कश्मीर से ही है, आधा इधर से आधा उधर से। अच्छा, अब ये बहुत बड़ी फैसिलिटी हमारे यहाँ है, और उम्मीद है कि मतलब 2023 के अवाखिर में जब हार्वेस्ट होगा तो बाय देन वी शुड बी टचिंग 3 लाख मीट्रिक टन। इवन कि अगर वो 3 लाख भी हो जाएगा तो भी ये कम है, क्योंकि हमारी ज़रूरत कम से कम वी शुड बी एबल टू रिटेन हाफ ऑफ इट। तो हमें 10 लाख मीट्रिक टन कैपेसिटी की ज़रूरत होगी आने वाले दिनों में। क्लस्टर देखें, इनका बिजनेस क्या है, मतलब ये भी डिपेंडेंट हैं कंप्लीटली ऑन एप्पल। मतलब 1 किलो का खर्चा एक CAS कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज में 1 महीने का 2 रुपये बनता है पर केजी जी। तो कुछ लोग तो 6 महीने रखते हैं, कुछ तो 3 महीने रखते हैं, तो 2 महीने से पहले वैसे भी नहीं आता है। तो जो प्लेन अर्थमेटिक है कैलकुलेटर का, 2 रुपये के हिसाब से 45 करोड़ रुपए हर महीने हमारा CAS स्टोर का जो नेटवर्क है वो कमाता है। दूसरा मरहला आता है जब आपको ये वहाँ से निकालना है और मार्केट में बेचना है, आपको परपेचुअली आप रख नहीं पाएंगे वहाँ। तो इसको निकालते वक्त क्या होता है, ये माल जाता है ऑटोमेटिक ग्रेडिंग लाइन पे। वो मशीन है, मैनुअल है, उसमें आपको रूटीन ग्रेडर की ज़रूरत नहीं है, वो मशीन खुद ही करती है। वो कलर भी चेक करती है, साइज़ भी चेक करती है, इंजरी भी देखती है, धोती भी है, अगर ज़रूरत हो तो उसमें वैक्सिंग भी करती है ताकि इसकी थोड़ा शाइन बेटर रहे, कर सकती है, लेकिन लोग करते नहीं हैं। अब उसमें क्या होता है, कम से कम मेरे हिसाब से 4 से 5 रुपये पर किलोग्राम का एक वन टाइम खर्च होता है ग्रेडिंग और पैकेजिंग का पर किलोग्राम के हिसाब से। तो अगर आप इन आंकड़ों को, इन एदाद शुमार को थोड़ा जोड़ेंगे तो एप्पल हमारे कोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज के 100 करोड़ सालाना टर्नओवर के आसपास का डायरेक्ट बेस है।
और इस पे कितने सारे लोग डिपेंडेंट हैं, मेरे हिसाब से 3,500 लोग काम करते हैं स्टोर्स में, क्योंकि ये सब मैकेनिकल नहीं है। जी जी जी। हमने मंडियों की बात की थी कि अब जब कोल्ड स्टोरेज में जो रिटेन करना चाहे फिर वो बात बाला है, लेकिन जो इसको सेल करना चाहता है और मंडियों तक पहुंचाना चाहता है, तो मंडी में जब ये सेब एंटर करता है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके जाता है, तो वहाँ पे क्या कुछ प्रोसीजर है पूरा इसको सेल करने का, और वहाँ पे भी क्या अखराजात है इस ग्रोवर के मंडी में एंटर होने के लिए, एक डब्बे को अंदर घुसाने के लिए, तो और फिर फाइनली इसको कब वापस कुछ पैसा मिलता है इतनी इन्वेस्टमेंट और इतने हार्डवर्क के बाद? एक और लेयर है जी, मैं इसको एक्सप्लॉइटेटिव तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मार्केटिंग का तो स्टाइल यही है, सिस्टम यही है। मार्केट पहुँचने से पहले 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक ये कि आप कैसे बेचेंगे। अगर आपने इस वक्त क्या होता है, ये ओपन मार्केट इकोनॉमीज में ऐसा होता है कि डिमांड के हिसाब से रेट बढ़ता है। मतलब इस साल अगर आपने देखा होगा, पहले जब हार्वेस्टिंग शुरू होगी तो सबसे बड़ा क्राइसिस ये हो गया कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, पार्टली बिकॉज ऑफ रोड, क्योंकि हमारे यहाँ रोड का क्राइसिस बड़ा सीरियस है। एक एक्सपेक्टेशन है कि रेल के आने से शायद ये उसमें कुछ तफावत हो जाए, कुछ तब्दीली हो जाए, लेकिन जब रेल आ जाएगी तब इस पर बात कर सकते हैं। इस वक्त पहले ही तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन इस वक्त हम डिपेंडेंट हैं रोड पे, ट्रक्स पे। और अब हम छोटी ट्रक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रॉलर्स की बात कर रहे हैं जो 8-8, 12-12 पहियों पे चलते हैं और जो 1000 पेटी से। तो जब आप ट्रक्स की बात करते हैं तो आपको कम से कम इन नो वे, अगर आपके 13 करोड़ बॉक्सेस हैं तो 1000 भी आप को दे ले तो खुद ही अंदाजा कर लीजिएगा आपको कितनी ट्रांसपोर्ट के चार्जेस है, कितनी जरूरत है, नंबर ऑफ ट्रक्स, नंबर ऑफ मतलब कितना टाइम ले जाए। अच्छा, अब दूसरी बात रेट है। दिल्ली की रेट, आज़ादपुर की रेट जब इस साल 90 थी, आज अगर जाएंगे आप मार्केट में आज 130, 120 है। अगर आप अहमदाबाद देख लेंगे तो 120, 125, 130। अगर आप डाउन साउथ जाएंगे तो आप 240 से शुरू कर लीजिएगा, पर बॉक्स की बात कर रहा हूँ, पर बॉक्स की बात। तो अगर आप यूपी देख लीजिएगा तो यूपी के इंटीरियर में तो 120 से शुरू कीजिएगा। अगर आप सेंट्रल इंडियन स्टेट्स जो हैं वहाँ की तरफ देख लीजिएगा तो आप 180, 170 की बात करते हैं। तो ये पैसा कैश में देना होता है, आप समझ गए। ये तो एक तो ये हो गया। अब इसमें दूसरा मसला है कि आपने ट्रक लोड कर दिया, रास्ते में हमारा जो रास्ता है, एक ही मेजर रास्ता है बाहर जाने का, जो हमारा मुगल रोड है वो इतना खुला नहीं है कि उसमें ट्रॉलर चल पाए। अब तो मेन ये जो नेशनल हाईवे है हमारा, तो उसमें क्या है, मतलब हम तो जानते हैं इसमें ज़्यादा जुकाम हो जाता है। तो जुकाम हो गया तो पिसियाँ गिराई, पिसियाँ नहीं आई तो शूटिंग स्टोन आ गई। मतलब जो भी है, अब मामला ये है कि ये कितने दिन तक, मतलब ये कितने दिन तक आपके ट्रक में आपका माल रहेगा, तो उसका क्या हाल होता है। भले ही मतलब आप कंपैरेटिवली साउथ कश्मीर का सेब उसका बर्दाश्त थोड़ा ज़्यादा है, सख्त होता है नॉर्थ कश्मीर के मुकाबले में, लेकिन सेब है, इसकी अपनी शेल्फ लाइफ है, किसी की एक दिन ज़्यादा हो सकती है, एक दिन कम हो सकती है, और कितना नुकसान हो जाता है। अब जब मार्केट में पहुंचता है तो मार्केट में पहले ज़माने में कुछ साल पहले तक, जब से यहाँ का मंडियों का नेटवर्क ना बना, तब से तक बहुत सारे खर्चे आते थे। आप अगर नहीं जाते थे वहाँ व्यापारी के पास तो वो फिर भी आपको डेरे का खर्चा काटता था आपकी बिल में। वो आपको एसोसिएशन का खर्चा काटता था, वो आपको 8-10 खर्चे काटता था कमीशन के अलावा। तो अगर आपने पैसे पहले लिए एडवांस में, ऐसा पहले था, पहले मामला था कि आपके पास पैसा नहीं है पेस्टिसाइड्स के लिए, मैन्योर के लिए, कटाई के लिए, स्प्रेइंग के लिए, तो आप पैसे एडवांस में लेते थे, तो उसमें वो ज़्यादा काटता था। कभी कभी 13-14% भी जाता था आपकी सेल का, 14% हो जाए, क्योंकि आपने पैसे पहले लिए, हमने पैसे बैंक से लिए हैं तो हमें वो चुकाना है। तो अब उसके बाद जब यहाँ की मंडियाँ बढ़ गई तो ये थोड़ा कम हो गया। अब इसके भी डिफरेंट पैटर्न हैं, मतलब कोई मंडी आपको नहीं मिलेगी जहां आपको 8%, 6 से 8% तक का कमीशन ना कटे, आप भले वहां जाएं ना जाएं। तो मतलब अगर आपने एडवांस में पैसा लिया है तो वो 12 भी क्रॉस कर सकता है, 13 भी क्रॉस कर सकता है।
अब उम्मीद ये थी कि जो हमने लोकल मंडीज़ का नेटवर्क यहाँ से शुरू किया उसमें वो थोड़ा सा कोई तफावत हो, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा तफावत नहीं है। यहाँ भी आपको वही परसेंटेज देना पड़ रहा है, मतलब मिनिमम तो 6 है, ये 14 तक भी जाता है। और इसके अलावा मतलब आप शोपियान में एक एसोसिएशन जब ट्रक आता है तो हर ट्रक को अनलोडिंग के लिए 4 रुपये लेते हैं पर बक्स से, 4 रुपये पर बक्स से। वहाँ पे ये खर्चा मतलब यू हैव टू पे इट। अच्छा, एसोसिएशन का खर्चा 2 रुपये पर बॉक्स लेते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब एक था कि अगर इस वक्त रेट डाउन है तो क्या मुमकिन है कि एक मतलब होना तो ये चाहिए था कि सरकार इंटरवीन करती और ये जो कॉस्ट है फ्रेट जो है ये फिक्स करता कम से कम, इसमें रेगुलेशन कुछ हो जाती। इसमें हमारा एसआरटीसी का फ्लीट है वो इसको इंडक्ट किया हो सकता था, यूज किया जा सकता था, या हम एसआरटीसी ये पैसा कमा सकता था कि 1.5 लाख ट्रक लोड, कुछ ज्यादा तूफान भी नहीं है कि हम मतलब हम डरते हैं 1.5 लाख ट्रक लोड से, बट उतना ज्यादा नहीं। जीटी रोड में दिन में तो 8-8 लाख ट्रक चलते हैं, तो ये नहीं हुआ। और इस पर सितम ज़रीफ ही है कि ये एसोसिएशंस जिनके इनके खर्चे भी हैं, ऐसी बात नहीं, ऐसा मुमकिन था कि ग्रोवर को बचाने के थोड़ा सा खर्चे हाफ कर देते, नहीं हुआ। फाइनली इसको ये पैसा जितना भी वापस आता है ये कब आता है? इसमें टाइम लग जाता है जी। देखिए इसमें क्या होता है, आपको देखिए हमारे यहाँ तो हम तो कहते हैं कश्मीर में अखबार वाले हैं, हम तो एक बाउंस चेक हो जाए तो केस अदालत तक पहुंच जाता है। लेकिन मेरे यहाँ ऐसे इतने केसेस हैं कि आपने किसी को ट्रस्ट करके माल दे दिया, उसने बेचा, तो उसने वापसी पर उसने गाड़ी ले ली, सीधे आपके पास आ गया, कहा मैंने बाया, मैं बख्शीश में कोई नुकसान बहन की, और उसमें कोई लिटिगेशन नहीं, कोई पुलिस केस नहीं, ये ट्रस्ट का मामला होता है, ट्रस्ट टूट गया, खेल खत्म। और ये डिफॉल्ट इतना है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, कोई बड़ा व्यापारी होता है जिसने 2 लाख 3 लाख पेटियां खरीदी होती हैं और उसका नुकसान जेन्युइनली होता होगा, तो माफ़ी मांग के चलता है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहा इसमें कि इसके बजाय कि जो एक्सप्लॉयटेशन इस ग्रोवर की होती है एजेंट की तरफ से, जो इसका बेचने वाला एजेंट है उसको उससे बचाएंगे, मोटिव तो ये था। तो इसकी वजह से जो भी बैंकिंग का जो उसमें एक सेक्टर होता है, उसमें कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, उसमें एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है कि आपके पास जितना लोन बुक है उसका इतना परसेंट आपको एसेंशियली एग्रीकल्चर ये प्रायोरिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। तो वो मोस्टली जाता है एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में जो इस वक्त हिसाब है, मतलब जो लास्ट 2022 की बात है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो लोन बुक है वो 10,600 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब इस वक्त जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका पैसा है, तो उसमें अगर अब किसान क्रेडिट कार्ड आप तो बहुत सुनते होंगे, जी। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो जिसको हम फार्म क्रेडिट भी कहते हैं, वो कम से कम 900 करोड़ है उसमें से। और इन्हीं वजूहात की वजह से नॉर्मली क्या होता है कि आप बैंक पे जाते हैं, आप अपना ये देखते अप्लाई करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड में, उसमें थोड़ा मार्केट इंटरेस्ट मार्केट रेट नहीं लगती, उससे कम लगता है तो भी, लेकिन जब नुकसान हो तो वो भी ज़्यादा है। इस वक्त हमारे यहाँ जो फार्म क्रेडिट में NPA है, मतलब जिसमें खतरा है कि कहीं वो डूब न जाए, वो मेरे हिसाब से 260 करोड़ के आसपास है इसी किसान क्रेडिट कार्ड का। ओवरऑल जो NPA है हमारा वो 900 करोड़ के आसपास है। फार्म क्रेडिट एसेंशियली 8,800 करोड़ के आसपास होगा, जिसमें इन बैंक्स के लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बड़ी है। इसीलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस वक्त जो ग्रोवर का हाल है उसको इंडेटेडनेस से बचाने के लिए, ज़्यादा उसको जो कर्जे का बुलबुला है यहाँ उससे बचाने के लिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि सरकार इंटरवीन करे कि इस साल इंटरेस्ट ना ले, KCC में कितना बड़ा नुकसान होगा? ये तो प्रायोरिटी सेक्टर है, इस पर तो इतने सारे लोगों की मतलब ये सिर्फ ग्रोवर खुद नहीं खाता है,
मतलब आपकी जो मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ जाता है पैसा, कहाँ जाता है और कैसे जाता है। जी जी। इसमें मैं व्यूअर्स को एक चीज़ उनका तवज्जो चाहूँगा कि ये जो अब तक हमने सारी बातें की और देखा कि इससे कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, कितने लोग पैसा कमाते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें मसूद साहब जो मैं आपसे आखिर में जानना चाहूँगा कि ये सारे अखराजात होने के बाद इस ग्रोवर के पास ऑलरेडी उसको पता थी कि मार्केट में नुकसान है और उसका माल जब पेड़ पे ही था, क्या वो ये सारा अवॉइड नहीं कर सकता था, उस माल को पेड़ पे ही रहने देता और अपने बाकी के जो आगे के अखराजात थे वो रोक देता? उसने ऐसा नहीं किया, बट ऐसा क्यों हुआ? कायनात जो पूरी इंसानियत है ये उम्मीद पे चलती है। ये कोई इसमें गूगल के लॉग नहीं चलते हैं, इसमें ये एक उम्मीद है कि हो सकता है कि हो जाए। एक तो ये तो बेसिक ह्यूमन प्रिंसिपल है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी अपनी भी कंपल्शंस हैं ग्रोवर के कि कम से कम चलो अगर नुकसान एक्स अमाउंट है तो क्या ये पॉसिबल है कि हम ऐसा करें कि इसको इसमें से कुछ तो वापस निकालें। इसके एक कंपल्शन इसका ये रहा कि चलो कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ तो वापस हो जाए। मतलब आई एम अवेयर ऑफ सर्टेन सेल्स, नॉट सर्टेन, लॉट ऑफ सेल्स इन कश्मीर जहाँ 350 बिक गया, उसमें 100 रुपये का वैसे भी घाटा उसको जेब से देना होगा। अगर वही माल दिल्ली में 550 भी होता तो भी 150 रुपये का नुकसान हो जाता था। तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते आपके माल की कीमत 500 जाती है, तो इसके अलावा आपको कमाने की ज़रूरत है। अब इससे क्या हुआ, इससे एक ये विलिंग, ये वॉलंटरी है या अनवॉलंटरी है? एक तो बिजी रहा ग्रोवर, दूसरा आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपका कोई सेक्टर नहीं है जिसने पैसा नहीं बनाया, कोई सेक्टर नहीं है एक्सेप्टिंग ग्रोवर। अब प्रॉब्लम क्या है, इससे आने वाले दिनों में जो ये पैसा तो वैसे भी वो खर्च करता था, क्योंकि ये पैसा खर्च किए बगैर ये इकानमी चल नहीं पाएगी। लेकिन मामला जो है वो आने वाले दिन का है, जब जो एक्सेस अमाउंट इससे बन जाता था ग्रोवर को, वो अब उस पर उसका खर्चा करता था। चाहे वो कंस्ट्रक्शन में जाता, चाहे वो नई बिजनेस डेवलप करता, चाहे वो अपने बच्चों को बेहतर स्कूलों में भेजता, या वो यहाँ तो वैसे वेडिंग भी बड़ी बिजनेस है। तो ये सारा पैसा जो था ये सब उन सेक्टर्स में जाता था, तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी एक कंसिस्टेंट बुनियाद पे, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होती थी। वो इस साल थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा उसका। लेकिन ये बात भी है कि मतलब इस वक्त की जो आपकी सिचुएशन है, तो आपके मैक्सिमम इकोनॉमिक सेक्टर जो इस वक्त हैं वो लिंक्ड इसी के साथ हैं, इस वक्त चले हैं। मतलब जनवरी तक भी आप देखेंगे और फिर अचानक आप मार्च अप्रैल मई जून में भी देखेंगे एप्पल फिर वापस न्यूज़ में है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। जिसके काम से इतना कुछ रन हो रहा है, इतने सेक्टर्स रन हो रहे हैं, तो तमिस ग्रीसिस जो हम कश्मीरी बोलते हैं, तमिस कूता क्रेडिट से इस दीवान हम कितना क्रेडिट दे, डू वी गिव हिम द ड्यू क्रेडिट? देखिए, एक चीज़ है जिसका आपको मुझे लगता है कि शुक्र करना चाहिए यहाँ की ग्रोवर को। यहाँ का ग्रोवर बहुत अनफॉर्चुनेट रहा है, मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता। 2002 तक जम्मू कश्मीर एक वाहिद रियासत थी जिसका एक पिक्यूलियर इकोनॉमिक मॉडल था कि आप अपना क्राफ्ट बेचने जाते हैं तो इसको इंसेंटिवाइज करने के बजाय आपको पर पेटी के हिसाब से टोल टैक्स देना पड़ता था। यूजुअली टोल होता है उन चीज़ों पर जो बाहर से आती हूँ, ताकि आप अपना मार्केट रिटेन कर पाएँ किसी अपनी चीज़ों की। तो लेकिन टोल टैक्स ही पे था। अब शुक्र है अल्लाह का वो टोल टैक्स नहीं रहा। कश्मीर इतना सेब पैदा करता है कि अगर हम पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर 3 साल तक खाना ना खाए, सिर्फ उतना एप्पल हम एक साल प्रोड्यूस करते हैं, उतना एप्पल हम प्रोड्यूस करते हैं, which is huge. So in coming days, what I suggest is that फैसला पॉलिसी मेकर्स हैव टू डिसाइड कि मतलब क्या ये मुमकिन है कि उसकी ग्रोवर जो है उस पर जो ये मुसीबतें इस साल मार्केट ने डिक्टेट की हैं, इस वक्त ये जो वापस मार्केट से ले रहा है
वो ऑलरेडी इसने खर्च किया है और वो पैसा उसने सूद पे लिया है, क्योंकि आपके जो आंकड़े हैं बैंकिंग के वो आपको दिखा रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से आया होगा। तो क्या ये मुमकिन है कि अगले क्रॉप में या इस क्रॉप में कोई भी बुनियाद बनाया जाए, उसको थोड़ा इसकी मदद की जाए, हैंड होल्डिंग की जाए किसी तरह से। लेकिन इसमें भी एक अजीब तमाशा था, लास्ट ईयर जब बर्फबारी हुई थी, अर्ली स्नोफॉल, तो सारे ये दरख्त कट गए बर्फ के मतलब बारीपन की वजह से। तो फिर कश्मीर चैम्बर की टीम गई थी देखने जी। तो सरकार भी कोशिश कर रही थी कि कोई कंपनसेशन हो। तो फिर उन्होंने जब कंपनसेशन का ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि हम एक ग्रोवर को 1200 रुपये पर कनाल के हिसाब दे देंगे। तो कश्मीर चैम्बर की टीम गई थी देखने के लास्ट कितना है। तो फिर चैम्बर के प्रेसिडेंट ने मुझे फ़ोन किया रूटीन में, कहा श्रीनगर में ये नहीं कहना कि बागों में क्या हाल है, ऐसा नहीं कहना कि आज यहाँ की रेट पर डे क्या है। आज यहाँ बागों को ठीक करने के लिए लोग 1400 रुपये फी दिन के हिसाब से ले रहे हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर सरकार को ये एहसास होगा कि इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, तो मरकजी सरकार है, प्राइम मिनिस्टर का जो एम्फेसिस रहा है कि जो एग्रेरियन इकानमी है इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो सरकार को चाहिए, पॉलिसी साजों को चाहिए कि इन सारे मामलात का थोड़ा सा इसको इन्वेस्टिगेट करके ये देखने की कोशिश की जाए कि इस बाग के ग्रोवर को कैसे मजबूत किया जाए। उसको फ्री मनी की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ किसी तरह से इसको इंसेंटिवाइज ऐसे किया जाए कि इस साल के नुकसानात का असर अगले क्रॉप पे ना हो। ऑन दैट नोट हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना तफसीलन हमको बताया, हमारे व्यूअर्स को समझाया। क्या आने वाले दिनों में इस ग्रोवर को सरकार की तरफ से कोई हैंड होल्डिंग होगी जैसे हमने बात की, और उसका जो ये सेल्फलेस सफ़र है, अपने बारे में नहीं सोच के बाकियों के बारे में सोचना, चाहे वो वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी हो, क्या ये जारी रहेगा? आज तो वो अभी बाग में है और इस ठंड के मौसम में भी काम कर रहा है। वो अगले साल हम फिर देखेंगे। तब तक दीजिए कश्मीर लाइफ को इजाज़त।